Hi Bachapari, this is your educator Shubham Pathak, and today we are going to learn about an important chapter of your class 10 biology, which is life processes. Now, I know for a while I have been trying to give you this chapter, but something or the other goes wrong. Yesterday I wanted to give this chapter to you, but there was a YouTube glitch and the video got stopped in between. Like I couldn't even understand. I still can't understand what went wrong. एनीवे आज ट्राई करते हैं कि ये चैप्टर हो जाए, लेकिन ये चैप्टर की बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये जो जितने भी ये मिसहैप्स हुए हैं इस चैप्टर के साथ और इस वीडियो के साथ, जब भी एक मिसहैप हुआ है तो मैंने कंटेंट को थोड़ा सा और चेंज किया है, थोड़ा सा और चेंज किया है, थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है. सो पर्सनली आई फील कि लाइफ प्रोसेसेस की मेरी तरफ से ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन होने वाली है. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्लास 10th की SST और बायोलॉजी बहुत प्यार से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ. ऑल्सो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के मैं बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं बनाने वाली हूँ. इस चैप्टर के मैं 2 या 3 मैक्सिमम पार्ट्स बनाऊंगी. एक्चुअली 2 ही पार्ट्स बनाऊंगी और मैं ये चैप्टर उसमें खत्म करा दूंगी, क्योंकि आई रियलाइज कि जितने पार्ट्स होते हैं वीडियो में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कंटिन्यूटी में पढ़ने के लिए. ठीक है. एंड और कुछ बोलना था मैंने आपको. हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो मन करे तो. और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ बात कर सकते हो मुझसे अगर मन करे तो. और सेशन का PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसको तो ज़रूर डाउनलोड कर लेना है ना, वो तुम्हारे ही फायदे की बात है, तो उसको डाउनलोड कर लेना. चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस. सबसे पहली बात है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं. प्रोसेसेस का मतलब होता है कोई कार्यक्रम, और लाइफ का मतलब होता है जिंदगी. तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के भांति भांति तरीके के इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे तरीके के फंक्शंस परफॉर्म होते रहते हैं एवरीडे बेसिस पे, एवरी सेकंड बेसिस पे बेसिकली. राइट. ब्लिंकिंग ऑफ द आई से लेके मूविंग ऑफ योर हैंड एंड योर हार्ट बीट, एवरीथिंग इज व्हाट अ बेसिक फंक्शन ऑफ योर लाइफ. राइट. बट ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे लिविंग बींग्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिनके बिना जिंदगी का मेंटेनेंस और जिंदगी का चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इन्हीं बेसिक फंक्शंस को, जिनके बिना जिंदगी अधूरी है, जिनके बिना जीवन अधूरा है, हम उन्हें लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं. सो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ. ठीक है. यहाँ पे कीवर्ड क्या है बच्चा? यहाँ पे कीवर्ड है टू मेंटेन देयर लाइफ. अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, अर्थ वाला पॉइंट आप काट भी सकते हो, मेंटेन देयर लाइफ तक चलेगा, उन्हें आप लाइफ प्रोसेसेस कहते हो. तो अलग अलग तरीके के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है आपका एक्सक्रीशन. ठीक है. ये 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी में. फिक्र की कोई बात नहीं है, एक एक करके पढ़ाऊंगी, सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगी. एनसीईआरटी से कोई भी अगर एक छोटी सी भी लाइन आपको समझ नहीं आ रही थी तो आज वो आपको समझ आ जाएगी. ऑल्सो आपका एक क्वेश्चन होता है कि मैम आपकी स्लाइड्स क्या इनफ है नोट्स बनाने के लिए? क्या आपकी स्लाइड्स के बाद हमें खुद से एनसीईआरटी पढ़ने की या नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है? द आंसर टू दैट इज येस. मैं चाहती ज़रूर हूँ कि आप खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि अपने हाथ के बने नोट्स का तो वैल्यू कुछ अलग ही होता है. लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको नोट्स बनाना पसंद भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो PDF है ये इनफ है. इसके बाद एनसीईआरटी खोलने की या कोई और गाइड बुक खोलने की ज़रूरत शायद ही पड़ेगी आपको. चलो शुरू करते हैं पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस से बच्चा, जिसका नाम है, पेन का कलर चेंज करेंगे अपन. ओहो, पेन किधर गया? जिसका नाम है न्यूट्रिशन. राइट. तो न्यूट्रिशन वो लाइफ प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग बींग्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं. दे टेक द फूड और खाने से एनर्जी डिराइव करते हैं अपनी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. भाई मैंने ये हाथ यहाँ से उठाया, मैंने किसी को चांटा मारा, मैंने आंखें ब्लिंक की, मैंने कुछ सोचा, मेरी बॉडी में अभी प्रोसेसेस चल रहे हैं, ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं. ये जितनी भी जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है मेरी बॉडी, जो काम कर रही है मेरी बॉडी, इसके लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी खाने से. So nutrition becomes a very important life process because in nutrition we take food by an organism. मतलब an organism takes food and then utilizes that food to perform their body functions. It's as simple as that. Don't complicate the definition. मोस्टली ब्रॉडली दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के न्यूट्रिशन के प्रोसीजर को आप 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो. एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक. सिंपल डेफिनेशन है. हम क्या करेंगे, शब्दों को रट्टा नहीं लगाएंगे, शब्दों की जो रूट होता है वर्ड्स का, उनसे हम याद करेंगे.
ऑटो का क्या मतलब होता है? खुद से। ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, खुद से धो देती है, उसमें आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो ऑटो का मतलब होता है जो खुद से इंडिपेंडेंट तरीके से कोई काम कर ले, ऑटो होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया बच्चा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि आप अपना खाना खुद से बना पा रहे हो। ऑन द अदर हैंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप खुद से अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी और से अपना खाना डिराइव करना पड़ रहा है। ठीक है, ये बेसिक चीज तो हमें यहाँ नाम से ही क्लियर हो गई है। अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहने की बात ही नहीं है। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सिंथेसाइज का मतलब पकाना या बनाना, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अपना खाना? आप बोलोगे हमारे भी तो घर में किचन में बनता है, हम भी अपनी रोटी चावल खुद ही बनाते हैं, स्विगी थोड़ी करते हैं। नो, दैट इज नॉट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आपने तो दाल चावल बनाया, तो दाल चावल तो किसी के खेत से आया ना, इट बिकम्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि जब आप एनवायरमेंट में प्रेजेंट सिंपल सी इनऑर्गेनिक चीजों से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या पानी हो गया, जो एनवायरमेंट में अबंडेंस में मिल जाती हैं जो चीजें, सिंपल चीजें, इनसे जब आप अपना खाना सिंथेसाइज करते हो सनलाइट की प्रेजेंस में, तब बोला जाता है कि आपने कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाया है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाया है, राइट? So the mode of nutrition in which the organisms synthesize their own food from simple inorganic substances like CO2 and water in the presence of sunlight, it is known as autotrophic mode of nutrition. कौन करता है भाई ये भारी भरकम काम? कौन करता है? हमारे पेड़ पौधे कहते हैं। हमारे पेड़ पौधे आप देखोगे जब फूड चेन पढ़ते हो, जैसे डियर हो गया, घास खाता है, जो भी हम कोई फूड चेन पढ़ते हैं तो उसका जो प्राइमरी लेवल होता है, जो फर्स्ट लेवल होता है फूड चेन का, वो हमेशा प्रोड्यूसर होता है, वो हमेशा प्लांट होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी सब तो उन पर डिपेंडेंट है। चाहे ग्रास होपर हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सब लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अब आप बोलोगे मैम व्हाट अबाउट कार्निवोरस एनिमल्स? कार्निवोरस एनिमल्स, चलो मान लिया वो एनिमल्स को खाते हैं, जैसे हमारा जो लायन है वो डियर को खाता है, लेकिन डियर तो घास खाती है। तो सब लोग इन अ वे, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ वे आपके प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज प्लांट्स के पास शक्ति अपना खाना खुद बनाने की बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट के अलावा एक और एल्गे होता है बच्चा जो अपना खाना खुद बना लेता है, वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। जो आपने छोटे छोटे पॉन्ड देखे होंगे अपने शहर में, अपने गांव में, जो ऐसे काई की तरह जमा रहता है ना पानी के ऊपर, पूरा हरा हरा पानी दिखता है, हमें लगता है कि ये पता ही नहीं चलता नीचे पानी है भी उसके। वो जो एल्गे होता है वो अक्सर ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, आप गूगल पे इसकी इमेजेस देख सकते हो। दैट ऑल्सो प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स टू, ग्रीन प्लांट्स टू। चल, अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होता है उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिर हम अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, फिर हम ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन में आपको प्लांट्स, अमीबा और ह्यूमन बींग्स तीनों का न्यूट्रिशन मिल जाएगा। पहले प्लांट्स की बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं प्लांट्स। कौन सा प्रोसेस होता है? छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, फोटोसिंथेसिस होता है भाई। फोटो का मतलब होता है फोटो खींचने वाली फोटो की बात नहीं हो रही, फोटो का मतलब होता है हमारी लाइट। और यहाँ पे कौन सी लाइट की बात हो रही है बच्चा? यहाँ पे बात हो रही है सनलाइट की। तो सनलाइट हो गया फोटो का मतलब। सिंथेसिस का मतलब हो गया खाना बनाना, मतलब कुछ तो बन रहा है यहाँ पे। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, उसको बोल देते हो आप फोटोसिंथेसिस। कोई रट्टा लगाने की बात ही नहीं थी। So it is a complex process by which green plants synthesize their own food in the presence of sunlight. इसकी एक केमिकल रिएक्शन भी होती है बड़ी प्यारी सी। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में दो सिंपल चीजें चाहिए होती है हमें। एक हमें चाहिए होता है पानी, एक हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में एनवायरमेंट से मिल जाता है। प्लांट्स को पानी मिल जाता है भाई अपनी जड़ों से, मिट्टी से मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको एनवायरमेंट में घूमते घूमते मिल जाता है, हवा में मिल जाता है। जब ये दो रॉ मटेरियल हमें मिल जाते हैं और सनलाइट भी होती है, धूप तो पड़ी रही होती है, धूप कहाँ जानी है, और क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में, बस फिर हमारे पास सब कुछ है रिएक्शन के लिए। फिर हम बढ़िया फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का मतलब एनर्जी देने वाली चीज बन गई। ग्लूकोज से एनर्जी आएगी, सब टीवी पे ऐड देखते हैं, ग्लूकोज से एनर्जी आती है ना। तो ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो मेन हमारा यहाँ पे एनर्जी है। बाय प्रोडक्ट की तरह, मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट की तरह ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। हम बोलते हैं, हमने हमेशा सुना है ना कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। कैसे देते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू देते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ये बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है। ये आप 1 मार्क की भी अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आती है ना, तो अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको बोलूंगी कि ये रिएक्शन लिखाना।
अच्छा, सिर्फ अगर रिएक्शन आ जाए पेपर में तो ट्राई करना कि बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना। कभी कभी क्या होता है कि हम बैलेंस्ड वाली रिएक्शन नहीं लिखते तो हमारा आधा मार्क्स कट जाता है। तो ये बैलेंस रिएक्शन कर लो भाई, अगर तुम्हें बैलेंसिंग करनी नहीं आती है तो रट्टा मार लो। मेरे को भी नहीं आती बैलेंसिंग करनी बहुत अच्छे से। तो 6CO2 plus 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, तो भाई ये जो ग्लूकोज बना, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट का एक तरीका ही होता है, ग्लूकोज एक टाइप हो गया कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज बना, इसमें से थोड़ा सा ग्लूकोज तो प्लांट अपनी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए यूज कर लेंगे। भाई प्लांट के भी तो काम है, माना प्लांट्स को इधर से उधर नहीं जाना होता, पर उनके भी अपने फंक्शन हो रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ग्लूकोज तो यूज हो जाता है प्लांट की बॉडी के फंक्शन के लिए। बाकी जो ग्लूकोज बच जाता है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट जो है स्टोर कर लेता है कि भाई कभी कोई वेयर एंड टेयर होगा, या कभी फ्लावर को खिलना होगा, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होगा प्लांट की लाइफ साइकिल में जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तब वो स्टार्च में से वो एनर्जी ले लेगा। ठीक है, तो आधी स्टोर, मतलब थोड़ी सी स्टोर हो जाती है, थोड़ा सा वो यूज कर लेते हैं। और एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी बनता है। यहाँ पे आप तीसरा भी लिख सकते हो, वाटर भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, बट यू कैन डेफिनेटली राइट हियर। तो दिस इज योर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब आती है बात कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है बच्चा। फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, लेकिन क्या पूरे प्लांट में हो रहा होता है, पूरे के पूरे टिप टू टो सारे प्लांट के हर पार्ट में हो रहा होता है? नहीं, हर जगह नहीं हो रहा होता। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना, जैसे प्लांट्स की पत्तियां हो गई, उसमें ना उन जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके जो सेल्स होते हैं, बाकी चीजें तो उनमें होती है, वैक्यूल हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब जो आप पढ़ते हो क्लास 9th में, वो सब तो होता ही होता है। लेकिन उन ग्रीन प्लांट्स में इसके साथ साथ क्या होता है, एक और ऑर्गेनली होती है, मतलब ये एक सेल का एक पार्ट होता है, सब पार्ट होता है, जिसका नाम होता है बच्चा, बहुत ही सुंदर सा नाम है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैव सेल्स दैट हैव क्लोरोप्लास्ट इन देम। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ही वो साइट है, साइट का मतलब वो जगह है जहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो बेसिकली दुनिया का सारा खाना कहां बन रहा है, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इमेजिन करो ऐसे पुदीन हरा की गोली की तरह। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिक होता है, बट इमेजिन कर लो पुदीन हरा की गोली की तरह, कि अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ना बच्चा, हमारा नंबरिंग गलत हो गई यहाँ पे, ये जो क्लोरोफिल है हमारा, इसमें ताकत होती है कि अपने ऊपर पड़ने वाली, लीव्स के ऊपर पड़ने वाली या ग्रीन पार्ट्स के ऊपर पड़ने फॉल करने वाली सनलाइट को ये कैप्चर करके रख लेता है कि बाद में जाके फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करूंगा। ठीक है, सो साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस हो गया क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट कौन सा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या, सनलाइट को कैप्चर करना। अब ये देखो, ये नॉर्मल सी एक पत्ती दिखाई हुई है, आपके एनसीईआरटी में इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब यहाँ से अगर आप इसको कट कर दोगे ना, तो जैसा वो यहाँ से दिखेगी वो व्यू दिखाया हुआ है आपका, कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है। मैं थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ आपको, कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है, बट पूरी पत्ती इस तरीके से दिखती है। देख लेना पेपर में क्या पूछा है, पूरी पत्ती पूछी है तो पूरी पत्ती बना देना भाई, अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू पूछा है तो क्रॉस सेक्शनल वाला बता देना। लेबलिंग तो वही रहेगी। ये जो बीच वाली, जो मोटी वाली, ये होती है, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। सॉरी प्लांट, मैंने मरी हुई पत्ती उठाई है, तो ऐसे मैंने प्लांट को हर्ट नहीं किया बहुत ज़्यादा। ये जो बीच की ये जो है लाइन जो जा रही है, मोटी सी वीन जो जा रही है, इसको आप मिड रिब बोल देते हो। मिड क्योंकि बीच में है और रिब की तरह काम करती है, पूरा प्लांट इससे सपोर्टेड है, तो मिड रिब हो गई। ये हो गई आपकी प्लांट की टिप भाई। ये पूरा पोर्शन है जो अभी येलो हो गया है, जो कभी ग्रीन था, इसको आप बोल देते हो लैमिना, है ना। और ये जो है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका पिटियोल। और ये जो पतली पतली मिड रिब से निकलती हुई आपकी जो लाइंस दिख रही हैं आपको, जो हाथ की रेखाओं की तरह दिखती हैं, इसको आप बोल देते हो वेन। तो ये हो गई मिड रिब, ये हो गया येलो वाला पोर्शन आपका लैमिना, ये हो गया टिप, ये हो गया पिटियोल, ये हो गई नसें जो होती हैं वो हो गई वीन। वीन के वीनलेट्स भी होते हैं, जो और छोटी नसें हो गई उसे वीनलेट बोल दिया, तो थोड़ी बड़ी नसें हुई उसे वीन बोल दिया। दिस इज हाउ अ लीफ लुक्स, राइट। तो ये देखो, ये वाला मैं डायग्राम बोल रही थी, आपके एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, सेम ही है लेबलिंग इसकी भी। लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, इस ग्रीन वाले पार्ट को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस तरीके का क्यों दिखेगा, क्यों देखो, पहले तो हो गई आपकी वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल क्यों हो गई, कि भाई हमारे प्लांट्स में से ज्यादा पानी इवेपोरेट ना हो जाए, तो थोड़ा वैक्सी क्यूटिकल हो गया लीफ के ऊपर। फिर ऊपर एक और लेयर हुई अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, बीच में हमने क्लोरोप्लास्ट दे दिए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही इसके अंदर क्या है, हैज क्लोरोफिल। ऐसे लिखना नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ क्लोरोफिल कहाँ पे है,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। बीच बीच में एयर की स्पेसेस होती हैं, क्योंकि भाई क्लोरोप्लास्ट पे क्या होना है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने पढ़ा कि इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अभी सेल अगर कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, एकदम गुचड़ मुचड़ जगह ही नहीं होगी सेल्स के बीच में, तो फिर हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी एनवायरमेंट से वो कहाँ जाएगी, है ना। तो ये बीच में क्या होती है, एयर स्पेसेस होती हैं, ये खाली स्पेसेस है, यहाँ पे CO2 आ जाए, O2 आ जाए, जो भी है, मतलब ये खाली स्पेसेस हैं। फिर आपके लोअर एपिडर्मिस यानी कि नीचे वाली साइड पत्ती की क्या होगी, आपकी गार्ड सेल्स होंगे। अब ये गार्ड सेल्स कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। बट ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ सकता है, लेबलिंग के लिए आ सकता है, या बनाने के लिए भी आ सकता है। ये दोनों ही डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली पहले आ चुके हैं, इसको जरूर कर लेना। अब चलती हूँ मैं इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की साइट पढ़ ली हमने पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अब मैं थोड़ा बताती हूँ कि फोटोसिंथेसिस कितने पार्ट्स में होता है। 3 मेन पार्ट्स में होता है बच्चा। एक होता है आपका अब्जॉर्प्शन, एक होता है आपका कन्वर्जन, एक होता है आपका रिडक्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना। क्या चीज एब्जॉर्ब करोगे आप, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे। कौन करेगा लाइट एनर्जी, कौन सी लाइट एनर्जी, ट्यूबलाइट की नहीं, सनलाइट को आप करोगे एब्जॉर्ब। और कहां पे होगा ये कार्यक्रम, ये होगा क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है। अब सनलाइट तो हमने कर ली ट्रैप, सनलाइट को अब हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वो पार्ट है आपका सेकंड फोटोसिंथेसिस का, कन्वर्जन। तो सनलाइट को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस केमिकल एनर्जी से जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो पानी रॉ मटेरियल है H2O जो है, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट मतलब तोड़ देते हैं। H2O का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल है ना, उसको हम तोड़ देते हैं। हम उसमें से हाइड्रोजन अलग कर लेते हैं, ऑक्सीजन अलग कर लेते हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। अब आता है तीसरा पार्ट आपका रिडक्शन। अब क्या करना, अब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करनी। 2 रॉ मटेरियल थे ना अपने, पानी भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था। पानी का तो चलो कन्वर्जन में हो गया, अभी रिडक्शन का बात करते हैं। रिडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस विद 3 प्रोसेसेस, अब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो तीनों हमने स्टेप पढ़े, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन, ये बारी बारी इमीडिएटली होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वन वुड बी फॉलोड बाय द अनदर इमीडिएटली, जल्दी जल्दी एक के बाद ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंडिंग अपॉन इनका टाइम जो है थोड़ा ऑल्टर हो जाता है। जैसे अगर आप रेगिस्तान वाले एरिया में जाओगे ना, डेजर्ट एरियाज में जाओगे जहाँ पे जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, वहां पे क्या होता है कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रात को जो है टेकअप कर लेते हैं, मतलब रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट नहीं, बीच में एक कंपाउंड बन जाता है। जैसे मान लो आटे से आपको केक बनाना है, बीच में आपने आटा गूंद लिया, तो गूंदा हुआ आटा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, राइट। तो उसी तरीके से डेजर्ट के प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रात को अपने अंदर लेके उससे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं, और बाद में फिर जब दिन होता है तब वो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वो हमारा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर फोटोसिंथेसिस होने लग जाती है। देखो फोटोसिंथेसिस होगी तो दिन में ही, क्योंकि सनलाइट तो दिन में ही मिलेगी हमें, लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखो डेजर्ट प्लांट्स ने रात को ही अपने पास रखी। तो इस तरीके के बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते रहते हैं एनवायरमेंट में। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो तीनों प्रोसेसेस ऐसे जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक इमीडिएटली होंगे, बाद में भी हो सकते हैं। चलो अब आती है बात, वो जो हमने एक गार्ड सेल नाम का सेल पढ़ा था ना, जो अभी हमने डायग्राम पढ़ा उसमें, वो मैं बताती हूँ वो गार्ड सेल है क्या। वो है एक्चुअली स्टोमेटा का पड़ोसी। अब ये स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा भाई फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, किसी ने ये तो आपने सोचा ही नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से आई तो आई कैसे। पत्तियों पे तो ये है, क्यूटिकल है, और पता नहीं एपिडर्मिस है, और वैक्स है, पता नहीं क्या क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई कैसे, वो गई स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। तो स्टोमेटा की कहानी सुनाती हूँ मैं। अच्छा देखो, स्टोमेटा को सिंगुलर फॉर्म में, मतलब अगर एक स्टोमेटा की बात करो तो आप स्टोमा बोलोगे बच्चा, अगर सारे प्लांट्स के सारे स्टोमेटा की बात करो, प्लूरल में बात करो, तो आप स्टोमेटा बोलोगे, ठीक है। तो मैं तो स्टोमेटा बोलने वाली हूँ, मैं सारे स्टोमेटा की बात करी हूँ। दे आर टाइनी ओपनिंग और पोर्स, मतलब कि मेरे हाथों पे ध्यान दो, ये हाथ है मेरे, ये फोल्डेड हैंड्स है मेरे, मैंने हाथ को ऐसे कर लिया, बीच में क्या आई, बीच में जगह आ गई। इस जगह में से हवा पास कर सकती है भाई, है ना, पानी भी पास कर सकता है। ये जगह आ गई, ये जो बीच में स्पेस आ गई, इसको मैं बोल दूंगी एक पोर है, एक छेद है, इसको बोल सकते हैं छेद। इसी तरीके से इमेजिन करो कुछ प्लांट्स में। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा इज नथिंग बट अ टाइनी पोर, टाइनी छेद होता है जो लीव्स की सरफेस पे होता है। अभी यहाँ पे देखो मेरे हाथ में ये छेद बनाने के लिए, पोर बनाने के लिए हाथ लगा, ये लेफ्ट हैंड भी लगा, ये राइट हैंड भी लगा, है ना।
सिमिलरली स्टोमा को बनाने के लिए या स्टोमेटा को बनाने के लिए दोनों साइड पे क्या लगते हैं, आपके गार्ड सेल्स लगते हैं। तो ये होते हैं गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटास आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स which helps in the closing and opening of the stomata. मैं बोल सकती हूँ my hands are required to make this space, they help in the closing and opening of this space. I can say that. मेरा हाथ बंद हो रहा है तो स्पेस बंद हो रही है, मेरा हाथ खुल रहा है तो भाई स्पेस खुल जा रही है। सिमिलरली गार्ड सेल भी ऐसे होते हैं, जब गार्ड सेल ऐसे इस सिचुएशन में होते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं दिख रही होती, तो हम बोल देते हैं स्टोमेटा हमारा बंद पड़ा है, क्लोज स्टोमेटा। जब गार्ड सेल इस सिचुएशन में होते हैं तो हम बोल देते हैं कि हमारा स्टोमेटा ओपन हो गया, खुला है, बीच में स्पेस आ गई है, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज। एंड स्टोमेटा क्या करते हैं बच्चा, स्टोमेटा अलाउ करते हैं गैस के एक्सचेंज को। भाई बाहर से गैस अंदर आनी है या प्लांट की बॉडी से गैस बाहर जानी है, वो सब कुछ स्टोमेटा के थ्रू ही होगा। Stomatas are surrounded by bean-shaped cells that frame the stomatal opening. These cells are known as guard cell. बिल्कुल बीन की तरह होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, बना के दिखाती हूँ ना। बीन मतलब ऐसे राजमा की तरह दिखने वाले सेल्स होते हैं, कुछ इस तरीके के आप बनाते हो और बीच में आप लिख दोगे स्टोमा, और ये दो सेल्स क्या हो गए, ये गार्ड सेल्स हो गए आपके। लेफ्ट वाला भी वही है और राइट वाला भी वही है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ अच्छे से आपको क्या क्या याद करना है, इसमें से कौन कौन सी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। ऑफकोर्स गार्ड सेल की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। न्यूक्लियस मन करे तो आप कर देना, क्लोरोप्लास्ट जरूर कर देना क्योंकि हम ग्रीन साइड की बात कर रहे हैं, और स्टोमेटा ओपन है या क्लोज है ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये 4 लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लेना, थिक वॉल थिन वॉल आपका मन करे तो आप डाल देना लेबलिंग में। अब मैं बताती हूँ कि ये कार्यक्रम होता कैसे। यहाँ तो चलो मेरा ब्रेन फंक्शन कर रहा है, मेरे पास नर्वस सिस्टम है, मैंने चाहा तो मैंने ऐसे कर लिया, मैंने चाहा तो मैंने ऐसे कर लिया। अभी प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, तो उन्हें कोई तो क्लू चाहिए ना, कोई क्लू चाहिए होगा उन्हें ऐसे खोलने और बंद करने के लिए। वो क्लू होता है बच्चा पानी। तो होता क्या है कि आगे वाला पढ़ा देती हूँ पहले, कि होता क्या है कि प्लांट सेल टर्जिड हो जाता है। टर्जिड का मतलब होता है जब पानी का प्रेशर बढ़ जाता है ना किसी जगह पे, हम उसे टर्जिडिटी बोलते हैं। तो शुगर कंटेंट इतना हाई हो जाता है प्लांट की बॉडी में, स्पेशली इन दीज गार्ड सेल्स, कि वाटर का प्रेशर बढ़ने लगता है। जब पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है गार्ड सेल्स के ऊपर अक्रॉस द गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, मोटू हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, एकदम स्वेल हो गए भाई, एकदम लेजी होके ठस होके बैठ गए, ठीक है। तो गार्ड सेल हमारे स्वेल हो गए, बहुत पानी आ गया, और जैसे ही स्वेल हुए और लेजी होके बैठ गए, ऐसे रिलैक्स हो गए, तो बीच में हमारी जगह बन गई। इसी जगह को तो स्टोमेटा बोलते हैं। तो जब पानी का प्रेशर बढ़ जाता है गार्ड सेल्स के ऊपर और गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, तो बोलते हैं हम स्टोमेटा ओपन हो गया है, गैस का एक्सचेंज हो सकता है। जब वो पानी लॉस हो जाता है ना, जब वो पानी का वो प्रेशर खत्म हो जाता है गार्ड सेल के ऊपर से, तो वो फिर से एकदम एकदम खड़े हो जाते हैं, एकदम अलर्ट होके, और वो बिल्कुल बीच में स्पेस नहीं आने देते। तब हम बोलते हैं कि हमारा स्टोमेटा क्लोज हो गया है। तो इन्हीं गार्ड सेल्स के और इन्हीं स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की वजह से प्लांट्स की बॉडी से गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है, और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनता है वो बाहर भी प्लांट की बॉडी में इसी के थ्रू जाता है, ठीक है। Process of transpiration in plant, that is loss of excess water from the aerial parts of the plant, also happens through stomata. जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे होंगे, सर्कुलेशन पढ़ रहे होंगे इसी चैप्टर में प्लांट्स वाला, तो मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी, बट अभी मैं बता देती हूँ कि प्लांट्स को ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा पानी भी दोगे ना प्लांट्स मर जाएंगे। और प्लांट्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं, अगर एक्स्ट्रा पानी उनको मिल जाता है, भाई बहुत ही बारिश आ गई है, अभी इतना पानी उनको चाहिए ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स की बॉडी से, सरफेस एरिया से वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है। तो वो वाटर की इवेपोरेशन, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी स्टोमेटा काम आते हैं, है ना। खाली स्पेस है, अब हवा भी आ सकती है, पानी भी आ सकता है अंदर बाहर, तो दैट्स योर स्टोमेटा, ये फंक्शन हो गया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर अभी भी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट्स में अपने डाउट जरूर बता दिया करो। मैं डाउट सेशन, जब भी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मैंने डाउट सेशन ही रखने हैं, फिर मैं कमेंट में से ही तो आपके डाउट्स पिकअप किया करूँगी। चलो आगे चलते हैं, हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं। ऑटोट्रॉफिक हो गया, प्लांट्स वाला था, ऑटोट्रॉफिक हो गया, एलए वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़ेंगे। हिटेरोट्रॉफिक में जाएंगे। Heterotrophic nutrition is the type of nutrition in which the organisms cannot make its own food and depends upon other organisms for the food. चाहे लायन को ले लो, लायन अगर डियर को मार के खा रहा है, या डियर घास को खा रही है, या ह्यूमन बींग्स घास को भी खा रहे हैं, घास को तो नहीं, सब्जियां भी खा रहे हैं और मीट भी खा रहे हैं, या जिराफ है, कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ नहीं है वो हिटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन में आएगा कैसे ना कैसे करके, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं सिंथेसाइज करवा रहे, वो अपने सर्वाइवल के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या है बच्चा, डिपेंडेंट है, हिटेरोट्रॉफिक है, राइट।
अलग अलग तरीके के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट में। यहाँ पे 3 टाइप्स दे रही हूँ मैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में 3 टाइप्स मेंशन है। इसके अलावा भी 1-2 टाइप्स होते हैं, बट आई डिड नॉट वांट टू बॉम्बार्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज टू यू। तो मैं अभी जितना एनसीईआरटी चल रही है और जितना आपको चाहिए उतना मैं दे रही हूँ। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है एक हेटेरोट्राइफ का, एक होता है सैप्रोफिटिक, एक होता है आपका होलोजोइक। पैरासिटिक पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो तरीके का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करते हो। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, इसका एग्जांपल देख लो, यहाँ फोटो में दिखाया हुआ है मैंने। या आप अपने घर से बाहर निकलोगे 2 किलोमीटर के डायमीटर में तो आपको जरूर दिख जाएगा कहीं ना कहीं, ये लता बोलते हैं इसको, ये दिख जाएगी। इसको अमर बेल बोला जाता है हिंदी में, साइंटिफिक नेम में इसे कसकटा बोला जाता है इसे। और कसकटा ये जो बेल होती है ये एक्चुअली पैरासिटिक होती है। ये किसी भी पेड़ के ऊपर आपको ऐसे छाई हुई दिख जाएगी, और ये एक्चुअली उस प्लांट में से क्या, और या उस पेड़ में से न्यूट्रिशन सक आउट कर रही होती है, ठीक है। तो ऐसा पैरासिटिक बेल। या फिर आप पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो जो सर की जुएं होती हैं या जो आपके स्टमक में टेपवर्म वगैरह होते हैं, वो भी ह्यूमन बॉडी से जो है न्यूट्रिशन डिराइव कर होते हैं, दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स। सैप्रोफिटिक का एग्जाम्पल मशरूम है बच्चा, होलोजोइक का एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना डिराइव करता है। भाई देखो, नेचर के स्क्रैवेंजर्स कोई होते हैं ना, नेचर की अगर गंदगी साफ करने वाले कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्योंकि नेचर में भी नेचुरल डेथ होती रहती है, प्लांट्स की नेचुरल डेथ होती रहती है, एनिमल्स की डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बनता रहता है ना। डेथ हो गई या डिके हो गया कोई प्लांट, तो ऑर्गेनिक मैटर सड़ रहा है एनवायरनमेंट में। अब एनवायरनमेंट में सड़ता थोड़ी रहेगा, एनवायरनमेंट तो सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म पे चलती है। तो एनवायरनमेंट में ये सेप्रोफाइट्स होते हैं जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ये उसी गंदे सड़े हुए या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। इजंट दिस ब्यूटीफुल, कचरा भी खत्म हो गया और इनको न्यूट्रिशन भी मिल गया, ठीक है। तो ये डेड प्लांट्स पे, डेड एनिमल्स पे या रॉटन ब्रेड पे आपको जो न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा वो होगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल मशरूम, राइट। अब पैरासिटिक तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बच्चा। प्लाज्मोडियम जो हमारा मलेरिया वाला होता है, और हमारा राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, लाइस, और अभी मैंने कौन सा बताया आपको, कसकटा, ये सारे पैरासिटिक के एग्जाम्पल है। होलोजोइक बता देती हूँ, नाम से बच्चे डर जाते हैं होलोजोइक सुनते ही। होलोजोइक इज नथिंग बट जो ह्यूमन बींग्स जो दिखाते हैं ना आपका न्यूट्रिशन, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को यूज करके प्लांट्स को खाएंगे या मीट को खाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को यूज करके बॉडी में उसका डाइजेशन करते हैं, उसको तोड़ मड़ोड़ के फिर उसमें से एनर्जी को जो है तोड़ मड़ोड़ के उसमें से सॉल्युबल फॉर्म में जो है चीजें निकालते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, पूरी बॉडी में उसे पहुंचाते हैं, वहां से एनर्जी डिराइव होती है। मतलब जो इतना ज्यादा काम करते हैं उनको बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स। सो द ऑर्गेनिजम्स विच टेक complex organic food material and then digest it, absorb it for their own nutrition are known as holozoic organism. For example human beings and for example deer और lion, ये जो complex organisms आपको आसपास देखने को मिलते हैं मोस्टली वो holozoic nutrition शो करते हैं। ये तो हो गए 3 तरीके के heterotrophic न्यूट्रिशन। तो हमारा देख रहे हो आप प्लांट्स वाला पूरा पार्ट जो है ओवरव्यू हो गया। अब बचा हमारा अमीबा वाला, फिर हम ह्यूमन बींग्स पे चले जाएंगे। अमीबा बताती हूँ। अमीबा क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल होता है उसके पास। क्या एक सेल है, उसको भूख नहीं लगती क्या, उसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए क्या, उसकी बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है? जी बिल्कुल है। अमीबा का जो आपका एक तरीके से ना अमीबा ह्यूमन बींग्स को थोड़ा सा रेप्लिकेट करता है। आई टेल यू हाउ। क्योंकि अमीबा में भी 5 प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन में, ह्यूमन बींग्स के भी 5 प्रोसेस होते हैं। हाँ, अमीबा में वो इजी हो जाते हैं, वो जल्दी हो जाते हैं, वो इजीली हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग में उन्हें बहुत टाइम लगता है और हर चीज़ के लिए अलग अलग एक ऑर्गन बना हुआ होता है, अलग अलग ग्लैंड बना हुआ होता है। ह्यूमन बींग्स में मैं बताऊंगी, लेकिन जो बेसिक ये जो प्रोसेस हैं 5, ये सेम ही रहते हैं। इंजेशन होता है बच्चा, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन होता है। इजेशन की स्पेलिंग बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। तो हमने क्या लिखा, हमने इंजेशन रखा, फिर हमने डाइजेशन रखा, फिर हमने एब्जॉर्प्शन रखा, फिर हमने एसिमिलेशन रखा और फिर हमने इजेशन रखा, ठीक है। ये हो गए 5 आपके टाइप्स
5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। अगर इसकी कोई ट्रिक आती है ना आपको कि ये कैसे याद रख सकते हो आप सब, तो मुझे कमेंट्स में बताना ना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी, क्योंकि मैं भी बहुत बार सोच चुकी हूँ कि इसको कैसे याद रखे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में ऊपर नीचे कर देते हैं। इसकी कोई ट्रिक हो तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताना। इंजेशन की बात करते हैं। इंजेशन, इनका मतलब है भाई अंदर ले लो, इंजेशन का मतलब खाने को अंदर ले लो। तो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, इनको ना फेक लेग्स बोला जाता है अमीबा के, ये सूडोपोडिया, पोडिया का मतलब होता है लेग, सूडो का मतलब होता है फेक, तो एक तरीके से फेक लेग्स बोला जाता है सूडोपोडिया को, क्योंकि ये खाने की तरफ, अमीबा को ना सेंस हो जाता है कि आसपास कोई भी फूड पार्टिकल होता है ना, तो अमीबा सेंस कर लेता है कि भाई खाना आ गया। अमीबा सूडोपोडिया की सहायता से उस खाने की तरफ बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे वो खाने की तरफ बढ़ के पता है क्या करता है, खाने को चारों तरफ से घेर लेता है, एनसर्कल कर लेता है। ठीक है, तो खाने को चारों तरफ से उसने एनसर्कल कर लिया, अमीबा की बॉडी ऐसे खाने के चारों तरफ ऐसे फैल गई। फिर क्या करता है, वो खाने को अपने अंदर ही ले लेता है धीरे से। ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस, आप इसे इंजेशन भी बोल सकते हो या आप इसे फैगोसाइटोसिस भी बोल सकते हो। 1 मार्क का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? नथिंग बट इंजेशन इन अमीबा। ठीक है, ये देखो डायग्राम में आपको सब दिख गया, ये फूड था, फूड पार्टिकल था, उसके आसपास उसने फूड वैक्यूल बना लिया, धीरे से खाने को अंदर ले लिया, फैगोसाइटोसिस हमारा कंप्लीट। अब आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है डाइजेस्ट करना। अमीबा के लिए वो फूड पार्टिकल अभी भी काफी कॉम्प्लेक्स है, चाहे नो मैटर कितना छोटा फूड पार्टिकल है, अमीबा की बॉडी के हिसाब से वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो क्या करेगा अमीबा, फूड वैक्यूल बनाने के बाद जो फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना है उसे सेल के बिल्कुल डीप में भेजता रहेगा, बहुत अंदर 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 भेजता रहेगा, और पूरी बॉडी पे जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू वो उस खाने को थोड़ा ब्रेक डाउन करता रहेगा। लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स में जो वो फूड पार्टिकल बना हुआ था उसको तोड़ तोड़ के उसने सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो सॉल्युबल हो उसकी बॉडी में, उसमें उसने कन्वर्ट कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। किसके थ्रू? डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू, राइट। इस प्रोसेस को आपने बोल दिया डाइजेशन। तो भाई खाना अंदर भी आ गया बॉडी के, अब थोड़ा सॉल्युबल भी हो गया, थोड़ा सिंपल भी हो गया। अब बात है आपकी एब्जॉर्प्शन की। अब वो जो खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन था ना, खाने के अंदर जो अच्छी अच्छी बातें थी, उसको जो है अमीबा करेगा डाइजेस्ट, डाइजेस्ट नहीं, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स cytoplasm by leaving behind the undigested particle. This process is called as diffusion. diffusion क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब कोई चीज लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाती है उसे आप डिफ्यूजन कहते हो। अगर आप एक नॉर्मल अमीबा की बॉडी इमेजिन करो, किसी भी शेपलेस तो होती है, मान लो इधर जो है खाने का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, फूड वैक्यूल जो है आपका इधर बना था, ठीक है, तो इधर खाने का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, बाकी बॉडी में खाने का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो डिफ्यूजन से क्या हो जाएगा, जहां जहां खाने की जरूरत है, जहां जहां कॉन्सेंट्रेशन कम है, वहां वहां खाना चला जाएगा और वहां वहां बॉडी में साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होना भी शुरू हो जाएगा। सिंपल प्रोसीजर। अब खाना चलो एब्जॉर्ब भी हो गया, अब क्या होगा, एसिमिलेट होगा। अब उस खाने से फाइनली एनर्जी निकालनी है। ऐसा मत सोचो कि खाने से एनर्जी की फॉर्म उसी फॉर्मेट में आती है, खाने की एनर्जी जिस फॉर्मेट में हमारी बॉडी को चाहिए, नहीं, हमें उसे उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है बच्चा। खाने में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के बाद उस न्यूट्रिशन में से एनर्जी को ऑब्टेन करना पड़ता है, और उस एनर्जी को ऑब्टेन करने वाले प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन, जो पूरी बॉडी में होता है, अमीबा की पूरी बॉडी में होता है। पूरी बॉडी में चाहिए एनर्जी, पूरी बॉडी में जाएगी भाई, एसिमिलेट होगी। फाइनली जो थोड़ा सा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बच गया था 2-4 पार्टिकल्स में, उस अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स को, अनडाइजेस्टेड फूड को हमारा अमीबा जो है अपनी बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देता है। तो इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन अमीबा. This process is carried out by rupturing the cell membrane to remove the undigested food material from its body. सिंपल है अमीबा ना, काफी सिंपल टैक्टिक्स पे चलता है। ऐसे उसको नहीं पसंद आया खाना, थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड रह गया, ऐसे रप्चर करेगा यहाँ से अपनी सेल वॉल और खाने को बाहर फेंक देना, सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ से बाहर फेंक देना, मेरे को नहीं चाहिए। सिंपल। जिस तरीके से बॉडी के अंदर किया था उसी तरीके से कहीं से भी, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है अमीबा का जहां से बाहर भेजेगा ये खाने को, एग्जिट आउट करेगा, नहीं, कहीं से भी जहां से मन करेगा उसका रप्चर करके अपना सेल मेम्ब्रेन बाहर भेज देगा। तो दिस इज योर अमीबा। तो इस तरीके का होता है न्यूट्रिशन। पहले फूड पार्टिकल की तरफ मूव किया सूडोपोडिया के साथ, फिर फूड वैक्यूल बना लिया, फैगोसाइटोसिस कर लिया, फिर जो है थोड़ा सा डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ डाइजेस्ट किया, फिर उसे एब्जॉर्ब किया, अनडाइजेस्टेड फूड को अलग रख दिया, डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उन न्यूट्रिएंट से आपने एनर्जी डिराइव की, ऑब्टेन की, और फिर फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसे बॉडी से बाहर निकाल के फेंक दिया। दिस इज हाउ अ टिपिकल अमीबा टेक्स
न्यूट्रिशन. विच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज इट? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब चलते हैं पैरामीशियम में. पैरामीशियम भी आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चा, अमीबा की तरह. लेकिन सेल की ना एक डेफिनिट शेप होती है. जैसे अमीबा तो हमारा किसी भी शेप में हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है. अमीबा का कुछ थोड़ी है, किसी भी हो सकता है. लेकिन हमारे पैरामीशियम की एक डेफिनिट ऐसी ओवल स्ट्रक्चर जैसी एक डेफिनिट शेप होती है. हम हर पैरामीशियम मोर और लेस इसी शेप का दिखेगा. Food is moved to this spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. Actually anal pore करके एक पोर होता है यहाँ पे, देखो ये दिखा हुआ है एनल पोर. पैरामीशियम में एक एनल पोर होता है. बाकी सारा प्रोसेस इसमें भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से चलता है. इसके ऐसे फाइन स्ट्रक्चर होते हैं पूरी बॉडी पे, जैसे सीलिया बोलते हैं. जैसे वहाँ पे सूडोपोडिया थे ना, यहाँ पे सीलिया होती है, इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है. एक चीज़ ये आपको ये याद करनी है, सीलिया वाला. बाकी पैरामीशियम का कभी न्यूट्रिशन फुल फ्लेजेड 5 नंबर का आएगा नहीं. बस ये याद रखना कि इसमें एक स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन होती है, स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से खाना जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी से एग्जिट आउट करता है. अमीबा में नहीं था. अमीबा कहीं जहाँ से मन किया सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, यहाँ पे एनल पोल के थ्रू ही खाना जो है बाहर जाएगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. तो हमारा अमीबा भी हो गया है और हमारा ह्यूमन बींग्स भी हो गया. अभी क्या करेंगे हम? अभी हम सॉरी, अमीबा हो गया, पैरामीशियम भी हो गया, प्लांट्स भी हो गया. अभी हम ह्यूमन बींग्स पे चलते हैं. एक सेकेंड रुक जाओ, पहले मुझे देखने दो ओबीस चल भी रहा है कि नहीं. चल तो रहा है. बहुत डर लगता है कई बार. मैं ऐसे रिकॉर्डिंग पे लगा देती हूँ क्लास और बोलती रहती हूँ और पूरी क्लास ख़त्म भी हो जाती है और मुझे बाद में पता चलता है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. बहुत दुख होता है. तो बीच बीच में अभी दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पी रहा है. एनीवे, nutrition in human beings. In human beings the process of nutrition is not as simple as that in amoeba. Obviously यार ह्यूमन की बॉडी सिंपल नहीं है, तो ह्यूमन बींग्स का आपका ये जो प्रोसेस है ये भी सिंपल नहीं है ना. ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि पूरा न्यूट्रिशन डिराइव करने का जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं. इस सिस्टम को बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन किसके हाथ में है भाई? ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के हाथ में है. ये हो गई इंपॉर्टेंट बात. अब चलो आगे चले ना, उससे पहले मैं आपको एक दो टर्म्स क्लियर कर देती हूँ. एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है. मैंने सोचा आगे या आएगा ये वर्ड तो मैं बता देती हूँ. एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है. एनाबॉलिज्म वो वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं हमारे बॉडी में उसको मेटाबॉलिज्म बोल देते हो. तो मेटाबॉलिक वो वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जिसमें जो है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर यूनिट, बड़ा मॉलिक्यूल आप बना रहे हो छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट को, मतलब आप जोड़ रहे हो बिल्कुल बेसिकली एडिशन को आप ए फॉर एडिशन, ए फॉर एनाबॉलिज्म. तो छोटे स्मॉलर यूनिट्स को और एनर्जी को मिला के, क्योंकि किसी चीज को अगर आप यार भाई इकट्ठा कर रहे हो, आटा गूंदने में भी बहुत एनर्जी लगती है, यहाँ तो फिर मॉलिक्यूलर लेवल की बात हो रही है तो थोड़ी एनर्जी यहाँ पे भी लगती है. तो जब छोटे छोटे यूनिट्स को इकट्ठा करके एक बड़ी यूनिट बना रहे हो, बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हो, थोड़ी सी एनर्जी लगेगी. तो स्मॉलर यूनिट्स प्लस लिटिल बिट ऑफ एनर्जी गिव्स राइज टू अ बिग मॉलिक्यूल. दिस प्रोसेस इज नोन एज एनाबॉलिज्म. ठीक है. इसी का ऑपोजिट होता है बेटा कैटाबॉलिज्म. जब आप एक बड़े से मॉलिक्यूल में से तोड़ के जब वो स्प्लिट होता है और छोटे छोटे यूनिट्स निकलते हैं और साथ में एनर्जी निकलती है, तो इसको आप कैटाबॉलिज्म बोलते हो. थर्मोडायनेमिक्स में आप हमेशा पढ़ोगे, क्लास 11th में तो पढ़ोगे, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो जब बनने में एनर्जी जा रही है तो जब टूटेगा मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल, तो एनर्जी थोड़ी सी तो निकलेगी, है ना. So catabolism is the set of metabolic pathway that breaks down molecules into smaller units that either oxidize to release energy or used in other anabolic reaction. यही जो एनर्जी निकलती है आपकी, ये हम फिर से किसी ना किसी एनाबॉलिक प्रोसेस में ले लेते हैं. तो हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म दोनों एक साथ अलग अलग साइट्स पे हो ही रहा होता है मोर और लेस. ठीक है. बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी होता है. अब जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो न्यूट्रिशन डिराइव करने वाला जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब आप बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के, खाने के बड़े मॉलिक्यूल, न्यूट्रिशन ना, तो खाने के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के आप छोटे छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बना रहे हो और साथ में आपको मिल रही है एनर्जी. वही एनर्जी तो हमें किसके लिए चाहिए? अपनी बॉडी के प्रोसेसेस के लिए चाहिए. तो हो गया ना न्यूट्रिशन यहाँ से थोड़ा बहुत जस्टिफाई. दैट इज व्हाट इट इज. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अगर आप इसे ब्रॉडली पढ़ने की कोशिश करो, है ना, ब्रॉडली मतलब ऊपर ऊपर से कि क्या है ना, कितने पार्ट्स हैं इसके, तो आपको दो चीजें मिलेगी. एक तो है आपका एलिमेंट्री कनाल, हल्के में मतलब एलिमेंट्री कनाल में सब कुछ आ जाता है, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस वगैरह सब आ जाता है इसमें. तो एक आपकी एलिमेंट्री कनाल है
और दूसरी है एलिमेंट्री कैनाल के साथ लगे हुए ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोला जाता है। तो ब्रॉडली पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ब्रॉड कैटेगरीज, एलिमेंट्री कैनाल एंड दी सब्सिक्वेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डिटेल में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के भी सारे पार्ट्स पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इनस हो गया, मतलब माउथ में खाने को इंजेस्ट करने से लेके और एनस से जब खाना एग्जिट आउट हो जाता है तब तक जो भी पूरी हमारी कैनाल चल रही है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इतनी बड़ी सी, ठीक है। शुरू कहाँ से होती है, आपकी माउथ से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले डाइजेशन हमारा कहाँ से शुरू हो जाता है, माउथ से शुरू हो जाता है। माउथ के थ्रू ही तो हम खाने को बॉडी के अंदर लेते हैं, नाक के थ्रू तो अभी खाना खाना लोगों ने शुरू नहीं किया है, माउथ के थ्रू ही चलता है। सो माउथ बिकेम्स द फर्स्ट साइट ऑफ बच्चा डाइजेशन। माउथ में भी दो तीन चीजें होती हैं जो खाने के डाइजेशन में हमें बहुत हेल्प करती हैं। एक तो होते हैं हमारे टीथ, है ना, काटने वाटने के, ग्राइंड करने के, च्यू करने के लिए, कटिंग के लिए, सब चीज़ के लिए काम आते हैं। फिर एक होता है हमारी टंग, खाने का स्वाद ही नहीं आएगा अगर टंग नहीं है। उसके बाद हमारी होती है सलाइवा। सलाइवा भी खाने को सॉल्युबल बनाने में बहुत, अपना ड्राई खाना खा रहे हो तो ड्राई खाना खाने में तो बहुत दिक्कत होगी अगर मुंह में सलाइवा एनफ नहीं प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो ये दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे माउथ में, दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन। सबसे पहले टीथ की बात करते हैं। टीथ जो है हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके ऊपर एक आउटर कवरिंग भी होती है हमारे इनेबल नाम की। इनेमल आपको पता है, ओहो पेन को क्या हो गया, ओके हमारा पेन चलना हो गया बंद, रुक जाओ जरा। प्लीज चल जा। भाई इस हिसाब से तो नहीं चल पाएगा, बट यू गेट द पॉइंट। इनेबल होता है टीथ के ऊपर, हार्डर स्ट्रक्चर होते हैं, इनेबल आपका हार्डर सब्सटेंस माना जाता है। टीथ भी हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं एज यू गाइज नो। हमारे लोअर जॉ पे भी टीथ्स होते हैं और हमारे अपर जॉ पे भी टीथ होते हैं। टीथ जो है खाने को काटने से लेके, यानी कि कटिंग से लेके, खाने को बाइट करने से लेके, कटिंग से लेके, ग्राइंड करने से लेके, च्यू करने तक, क्रश करने तक, ये पूरा प्रोसेस आपका माउथ में होता है टीथ के थ्रू, राइट। अलग अलग टीथ होते हैं, आप सबको पता है, डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, और आपके अलग अलग टीथ भी होते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। एक सेकेंड, वाई इज द पेन नॉट वर्किंग, let me just try again। नहीं हो रहा, वरना मैं आपको डेंटल फॉर्मूला वगैरह लिख के दिखाती। अलग अलग टीथ होते हैं, केनाइंस होते हैं, सीजर्स टीथ होते हैं, प्री मोलर होते हैं, मोलर होते हैं। ऑल ऑफ दोज टीथ हेल्प इन द मास्टिकेशन ऑफ फूड। मास्टिकेशन का क्या मतलब होता है, नथिंग। मास्टिकेशन एक बड़ा फैंसी सा वर्ड है, इसका और कुछ मतलब नहीं है, फूड को क्रश करना है ना। जो हमने फूड बाहर से लिया वो तो हम अपनी छोटी सी फूड पाइप में नहीं डाल सकते, तो उसको क्रश करने के लिए, च्यू करने के लिए, कट करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, सब में क्या आएगा, टीथ का काम आएगा। ऐसा नहीं है कि टीथों को, टीथ कह रही, टीथों दांत को प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डेंटल कैरीज बोला जाता है, या टूथ डिके, आप नॉर्मल लैंग्वेज में दांत सड़ गए हैं या टूथ डिके हो गया है, ऐसे सुनने को मिलता है हमें। दे आर नथिंग बट ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द इनेमल एंड द डेंटाइन, राइट। जो आउटर कवरिंग हुई टीथ की, हमने बोला वो इनेमल की हुई, चाहे हार्डर सब्सटेंस क्यों रहा हो हमारा इनेबल, कभी ना कभी तो वो डिके करेगा। तो हम ये जो मीठा खाते हैं, इससे हम बोलते हैं इतना मीठा मत खाओ, दांत सड़ जाएंगे, दैट इज बिकॉज कि इनेमल जो है हमारा सॉफ्ट पड़ जाता है, डेंटाइन जो है हमारा सॉफ्ट पड़ जाता है, और टीथ डिके होना शुरू हो जाते हैं। और जब टीथ डिके होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी जो नीचे की नर्व्स होती हैं टीथ के, वो वल्नरेबल हो जाती हैं, और फिर हम कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हैं तो नर्व्स पे लगता है और फिर हमें बहुत दर्द होता है दांत में। तो दैट इज हाउ टूथ डिके वर्क्स। ये कैसे होता है, ये शुरू इसलिए होता है क्योंकि शुगर के ऊपर जो है, बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड।
चीनी पे जो है हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में जो है बैक्टीरियो का कल्चर बनना शुरू हो जाता है, बिकॉज अगर हमने दांत साफ नहीं किया और शुगर कंटेंट कुछ रह गया दांतों के आसपास, तो फिर बैक्टीरिया वहाँ पे अपना ग्रोथ करनी शुरू कर देंगे और बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। जो एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं वो धीरे धीरे करके सालों दर साल क्या करता रहता है, इनेमल को धीरे धीरे करके सॉफ्ट करता रहता है या तोड़ता रहता है इनेमल की वॉल को। Masses of the bacterial cells together with few particles stick to the teeth to form a dental plaque. बिल्कुल ब्रश नहीं करोगे आप, सुबह उठ के देखो आप टीथ के ऊपर अपनी टंग को फेरो तो आपको एक थोड़ा सा ना एक अनईजी सी फीलिंग आएगी। बहुत सारे दिन नहीं करोगे ना तो वो अनईजी फीलिंग और बढ़ती चली जाएगी अगर ब्रश नहीं करोगे तो। व्हाट इज दैट? डेंटल प्लेक। दैट इज डेंटल प्लेक। खाने के साथ मिलके वो जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो एक डेंटल प्लेक की तरह एक लेयर बना लेते हैं हमारे टीथ पे, इसीलिए ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब ये डेंटल प्लेक बना लेते हैं ना, जब वो इम्पर्मिएबल सी एक लेयर बना लेते हैं हमारे टीथ पे, जो हमारा सलाइवा होता है जिसमें ये ताकत है, नेचुरल ताकत है कि हमारा सलाइवा हमारे दांतों को साफ रख सके, लेकिन क्योंकि वो प्लेक बन जाता है खाने और बैक्टीरिया के गंदे से मिक्सचर की वजह से, तो फिर सलाइवा भी हमारे टूथ सरफेस तक नहीं पहुंच पाता। और सलाइवा जब टूथ सरफेस तक नहीं पहुंच पाता तो ये जो बैक्टीरिया साथ के साथ जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सलाइवा उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, उसको काट नहीं पाता, उसको तोड़ नहीं पाता, तो फिर हमारे धीरे धीरे दांत हो जाते हैं सड़ने शुरू। तो ओवरनाइट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार चॉकलेट खाने से, एक बार कुछ मीठा खाने से ऐसा हो जाएगा, बट ओवर द टाइम if you won't brush, if you won't rinse your mouth after eating something sweet, then definitely tooth decay will happen. ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड। इसीलिए बोलते हैं कि हम ब्रश कर लो और वो ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन में करना चाहिए ताकि प्लेक जो है हमारे दांतों के सरफेस से हट जाए और फिर हमारा सलाइवा हमारे दांतों पे जाके बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हटा पाए और माउथ थोड़ा साफ भी हो, क्लीन भी हो। ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है इसकी वजह से माउथ स्टिंक्स ऑल्सो, तो वो स्टिंकिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी इफ वी जस्ट ब्रश प्रॉपरली। If untreated, microorganisms may invade the pulp causing inflammation and infection. अगर बिल्कुल ही हम छोड़ देंगे, ध्यान नहीं देंगे, टूथ डिके हो रहा है होने दो, तो फिर क्या होता है, इस तरीके का होल हो जाता है दांत में, फिर जो नीचे नसें हैं वो भी एक्सपोज हो जाती हैं और आपके गम्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, गम्स में सूजन आ सकती है, इन्फ्लेमेशन आ सकती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं भाई गलत। इसलिए डेंटल हेल्थ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये तो हो गई एक्स्ट्रा नॉलेज, एनसीईआरटी में थी तो मैंने बता दी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे माउथ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है हमारा टंग। हम सबको पता है टंग जो है मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर तो छोड़ो, सेंसरी भी ऑर्गन है। टंग को पता चल जाता है खाना बिटर है, खाना टेस्टी है, खाना टेस्टी नहीं है, स्वीट है, क्या है, कैसा है। व्हाई? बिकॉज टेंथ पे सेंसेशन के लिए टेस्टिंग बर्ड्स लगे होते हैं, राइट? कहाँ पे होती है हमारी टंग? हम सबको पता है ये जो बक्कल कैविटी होती है, हमारी माउथ की कैविटी जो होती है, इसकी फ्लोर पे प्रेजेंट होती है ना, नीचे होती है, या नीचे वाले लोअर जॉ से अटैच्ड होती है, बकल कैविटी के फ्लोर पे, वहाँ होती है हमारी टंग। मस्कुलर ऑर्गन, सेंसरी है, टेस्ट बड्स होते हैं, खाने को टेस्ट करने में तो ये हेल्प करती है, साथ में खाने की मिक्सिंग में भी हेल्प करती है ना। इट्स लाइक अ फैन जो हमारे माउथ पे चलता रहता है और खाने को पूरा मिक्स करता रहता है। अगर खाना हमने यहाँ पे खाया है तो उसको यहाँ से यहाँ ले जाने में टंग हेल्प करेगी ताकि मोलर वर्क कर सके उसके ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो हो गया आपका टंग। सलाइवा जो है बच्चा, सलाइवा एक्चुअली मैं आपको ग्लैंड वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगी। पहले मैं अभी आपको जो सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल से फेमिलियर करा रही हूँ उसके पार्ट से, फिर मैं आपको ग्लैंड से फेमिलियर करा दूंगी, फिर मैं एग्जैक्टली बताऊंगी कि डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो मैंने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब मैं फेरिंग्स पे जाती हूँ। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स होता है स्मॉल फनल शेप्ड चेंबर लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी। इट लिंक्स ईसोफेगस, फूड पाइप एंड ट्रैकिया। ये लिंक्स नहीं आएगा, बेसिकली ये दोनों को ही केटर करता है। हमारा जो ये माउथ है, मान लो ये माउथ है ना, तो ये माउथ यहाँ पे 2 पाइप्स निकलेंगी आपकी, एक फूड पाइप होगी, एक विंड पाइप होगी। ब्रीदिंग के लिए विंड पाइप होगी, खाने के लिए एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट आपका फूड पाइप होगा जिसे ईसोफेगस भी बोला जाता है, और यहीं पे होगी आपकी स्मॉल फनल शेप स्ट्रक्चर जिसे आप फेरिंग्स बोल लोगे। भाई फेरिंग्स के पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फेरिंग्स के पास ये इंपॉर्टेंट काम है कि खाना फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना जाए। अच्छा, ऐसे कैसे होता है कि फूड पाइप में ही खाना जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता है? ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है? मेरे को ढूंढ के बताना है आपको। चलो अब जाते हैं ईसोफेगस में। चलो, फिर माउथ से खाना गया पहले फेरिंग्स से, फेरिंग्स से चला गया आपका फूड पाइप में। फूड पाइप का साइंटिफिक नेम हो गया एसोफेगस। क्या होता है? थिन होती है, बहुत पतली सी ट्यूब होती है, इसलिए बोलते हैं खाना धीरे धीरे खाना चाहिए वरना अटक जाएगा, दर्द होने लगता है। कभी कभी पानी भी बहुत जल्दी जल्दी में पियो ना, दर्द होने लगता है, क्योंकि बड़ी पतली सी ट्यूब है हमारी, इसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग ट्यूब है, बहुत ही लंबी ट्यूब है, मसल की बनी हुई है, मस्कुलर है, लेकिन बहुत पतली सी ट्यूब है।
ये क्या करती है, आपके फेरिंग्स को कनेक्ट कर देती है आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है आपका पेटू। पेटू का मतलब स्टमक, ठीक है। तो माउथ था, माउथ के अंदर टीथ थे, टंग था, सलाइवा था, उसके बाद फेरिंग्स था, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस था, और इसोफेगस हमें जाके छोड़ के आई स्टमक तक। अब हमारा स्टमक क्या है, स्टमक है हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर। बोलते हैं ना पेट जितना खाओगे पेट तो उतना ही बढ़ेगा, सुना है ये सबने ना ये बातें। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैग की तरह होता है, झोले की तरह होता है, जितना खाओगे ना ये एक्सपैंड होता जाता है। ऐसे नॉर्मली इसका साइज थोड़ा, ऐसे खाना खाओगे तो ऐसे पेट थोड़ा मोटा दिखता है ना, बाहर दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, उसमें खाना बहुत भर जाता है। तो जे शेप होती है, आप इधर देखने की कोशिश करें, आपको जे शेप दिखेगी इसमें। और जे शेप के साथ साथ ये जो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगेन देखो ये दिख रही ना जे शेप, जिसमें खाना जाता है इसोफेगस, सबसे पहले खाना यहीं छोड़ के आती है। डाइजेशन यहाँ पे मस्त चालू हो जाती है बच्चा, माउथ में ही चालू हो गई थी सलाइवा के साथ, लेकिन यहाँ पे बढ़िया से डाइजेशन शुरू हो जाती है। प्रोटीन की भी डाइजेशन होती है। मस्कुलर वॉल्स होती हैं इसकी, वॉल्स से जो है स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस बोला जाता है, स्टमक के जूसेस को आप गैस्ट्रिक जूसेस या स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हो, एक्चुअली गैस्ट्रिक ज़्यादा बोला जाता है। तो यहाँ गैस्ट्रिक जूसेस आपको दिखाई देते हैं जो मसल्स से आते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में भी अलग अलग चीज़ें होती है, HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ हमारा पेट में खाना, राइट। अच्छा ये मान लो आपका एसोफेगस था, एसोफेगस ने खाने को लाके यहाँ छोड़ा। ये जो दूसरी साइड है वो किससे कनेक्टेड है, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। दूसरी डेस्टिनेशन कौन है पेट के बाद खाने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। और हमारे पेट में क्या है, डाइजेशन थोड़ा बहुत पार्शियल डाइजेशन, मतलब आधा अधूरा डाइजेशन पेट में ऑलरेडी हो रहा है। अच्छा पेट में जब डाइजेशन होता है ना, तो खाना खाना जब पेट में आया और पेट के बाद जब जाने लगता है, तो उस खाने का हम नामकरण कर देते हैं। नामकरण करके हम उसे चाइम बोल देते हैं। तो partially digested food which passes from the stomach of the human body to the small intestine is known as chyme. 1 mark previous year board exam question, what is chyme? Partially undigested food sent out from the stomach. अच्छा स्टमक के हमारे इस एंड पे क्या होती है, स्पिंक्टर मसल होती है। स्पिंक्टर मसल ऐसे राउंड मसल होती है, उस राउंड मसल के थ्रू धीरे धीरे एकदम से खाने का फ्लो नहीं जाता है भाई, बॉडी में सब कुछ एकदम नपातुला होता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्पिंक्टर मसल्स के थ्रू, ठीक है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ गए। स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम पे मत जाओ, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, 22 यार्ड्स टाइप की लेंथ भी हो सकती है इसकी, सबसे लंबा पार्ट है। लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं बच्चा, क्योंकि बहुत छोटे सी जगह में ना ऐसे घुच्चड़ मुच्चड़ मार के बैठा रहता है, कॉइल होके बैठा रहता है। तो बहुत पतला सा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब है लेकिन पतली सी ट्यूब है, और वो ऐसे 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 कॉइल होके बहुत छोटे से एरिया में कॉम्पैक्ट होके रहती है। डायमीटर जो है इस ट्यूब का बहुत कम होता है, रेडियस डायमीटर जो भी बोलो है ना, बहुत कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है खाने का, ठीक है। इसीलिए जो हर्बीवोर एनिमल है ना आपका, हर्बीवोर एनिमल जो घास खाते हैं, और घास में हमें सेलुलोज देखने को मिलता है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स ये पार्टिकल, जो जितना खाने में सेलुलोज होगा मतलब उतनी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है खाने में, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें उतना टाइम लगेगा, डाइजेस्ट करने के लिए उसको उतना टाइम लगेगा। तो जो हर्बीवोर एनिमल होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपका काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, इन सारे एनिमल्स में जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन है वो और लंबी मिलती है देन कार्निवोर्स, क्योंकि एक्चुअली मीट को डाइजेस्ट करना ईजियर होता है और ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ह्यूमन बींग्स में भी अगर आप देखोगे तो गाय भैंस के अलावा के अकॉर्डिंग हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज है वो थोड़ा छोटा ही होता है, क्योंकि हम घास नहीं खाते हैं, हम उसको थोड़ा घास खाएंगे भी तो उबाल के खाएंगे, है ना। बोलोगे मैम हम घास कब खाते हैं, लेमन ग्रास खाते हैं हम चाय में, आई जस्ट रिमेम्बर। एनीवे तो माय पॉइंट इज कि हर्बीवोरस में जो है आपका डाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है। कार्निवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। व्हाई? बिकॉज सेलुलोज इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द अदर कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स। ये जो है मेन साइट है डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विल्लाई में। स्मॉल इंटेस्टाइन को इतना बड़ा काम सौंपा हुआ होता है बच्चा कि ये जो पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्मॉल 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्यों? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। बढ़ गया ना। नॉर्मल अगर पाइप होती, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होता, तो सरफेस एरिया बस यहाँ का होता और यहाँ का होता है ना। अभी देखो सरफेस एरिया में ये पूरा का पूरा आपको लेना पड़ेगा नीचे, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल्लाई बन गए। तो
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ये अब्जॉर्प्शन में, खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन जो है विल्लाई से शुरू हो जाता है। विल्लाई के आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, पतली पतली ब्लड की नसें होती हैं, तो एब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है वो बॉडी में सर्कुलेट होना भी यहाँ से शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मोस्टली 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम होता है, जीजुनम होता है और इलियम होता है। आबरा कडाबरा जैसा साउंड करता है ना, मुझे तो बहुत करता है। 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जीजुनम, इलियम। ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कहीं होता है, वो स्टमक से कनेक्टेड होता है बच्चा। So duodenum is the part which is connected to stomach and ileum is the part which is connected to the large intestine. तो सबसे पहला पार्ट duodenum, फिर jejunum, फिर ileum। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब चलते हैं हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना है, अगेन विद द हेल्प ऑफ सम मसल्स गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, धीरे धीरे करके। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला नाम लार्ज क्यों होता है? तो ये छोटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी लेंथ छोटी होती है, लेकिन नाम इसका लार्ज इंटेस्टाइन है। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है, ये वाइडर होता है, ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं बच्चा, एक होता है केकम, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना आया, रिसीव कहाँ पे हुआ? केकम में हुआ, फिर कोलन आया, फिर रेक्टम आया। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है बच्चा, तो किसी जमाने में हम ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड, राइट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड। हम सब ने इवोल्यूशन देखा है अर्थ पे, जब से जिंदगी उत्पन्न हुई है तब से हम इवॉल्व ही हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो किसी जमाने में बोला जाता है कि अपेंडिक्स का कोई काम रहा होगा, बट क्योंकि अब ह्यूमन बींग्स इवॉल्व कर गए हैं, अभी अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। तो इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन, एन ऑर्गन विच वी डोंट नीड, और एन ऑर्गन विच डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी इज नोन एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये हो गया अपेंडिक्स। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है हमारा, डाइजेस्टेड फूड जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड जाता है आपका, यहाँ अनडाइजेस्टेड आना था आपका, रेक्टम में। ये लास्ट चेंबर है, लास्ट स्टोर हाउस की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड थोड़ी देर के लिए आपको रखा जाता है, टेम्परेरी बेसिस पे रखा जाता है। फिर जब बॉडी सिग्नल देती है कि नहीं, इट इज टाइम टू गो टू द वॉशरूम, तो फिर रेक्टम से खाना जाता है एनस में, जो लास्ट पार्ट है, जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है, एंड पॉइंट है, जहाँ से खाना फाइनली बॉडी से एग्जिट आउट हो जाता है। हमारा जो एनस होता है उसमें भी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। स्फिंक्टर मसल्स का मतलब राउंड मसल्स होती हैं। मान लो ये एनस है, ये होल है, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स भी होती हैं, इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स भी होती हैं। स्फिंक्टर मसल्स के मूवमेंट से, स्फिंक्टर मसल ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, और उसी मूवमेंट की वजह से जो है खाना जो है आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि ऐसे धक्का मुक्की मार के हम लोग ट्रेन में आगे बढ़ते रहते हैं, उसी तरीके से ये मसल्स के मूवमेंट की वजह से खाना जो है आगे बढ़ता रहता है, और ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी से एग्जिट आउट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ एनल स्फिंक्टर मसल्स, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। So this is our trajectory of the food from mouth to our anus. But let me talk about glands also. The glands are also very very necessary. मैंने बताया ना, एलिमेंट्री कनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने ग्लैंड्स तो सारे पढ़ लिए, सॉरी, हमने एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे आते हैं। एक होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स, कहाँ पे होता है भाई? सलाइवा में होता है ना? तो ये मैं लिख रही हूँ, माउथ में होता है। एक होता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक गैस वर्ड जहां पे भी दिखे आप सोच लो स्टमक की बात हो रही है, तो ये हमारा स्टमक में हो गया। लिवर हो गया, लिवर तो अलग ही है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो लिवर। फिर आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ होंगे? इंटेस्टाइन में होंगे, और कहाँ होंगे? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं मोस्टली। पैनक्रियाज आ गया। पैनक्रियाज क्या? अगेन अदर अलग ही ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, राइट। तो ये हो गए कुछ आपके ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन भी है पैनक्रियाज। एनीवे, इसमें से मुझे कुछ बताना था, रुक जाओ। I wanted to tell you something. Salivary gland, gastric glands, liver, intestinal glands, pancreas, अभी याद नहीं आ रहा, याद आता है तो मैं बताती हूँ। सेलिवरी ग्लैंड से शुरू करते हैं। सेलिवरी ग्लैंड, अच्छा हाँ, मेरे को ये बताना था ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड होता है बेसिकली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं ग्लैंड, दैट सिक्रीट यहाँ पे जगह नहीं है,
वरना मैं आपको बता देती हूँ। ग्लैंड जो होते हैं एक स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं बच्चा, जो सिक्रीशन करते हैं। वो सिक्रीशन हार्मोन्स की भी हो सकती है, एंजाइम्स की भी हो सकती है, या आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ों की भी हो सकती है, उन्हें हम ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड आपको पता है माउथ में होता है, वो क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, यानी कि थूक। थूक के अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम की एक एंजाइम होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपके पेट की सतह पे होते हैं, मतलब कि स्टमक की वॉल्स में से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो 3 चीजें सिक्रीट करते हैं। एक तो सिक्रीट करते हैं एसिड, कैन यू बिलीव इट, बोलते हैं ना पेट में एसिडिटी बढ़ गई है, बिकॉज पेट में एसिड होता है, HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके साथ साथ पेप्सिन नाम की एक एंजाइम भी होती है, पेप्सी नहीं पेप्सिन। और तीसरा आपका म्यूकस भी होता है। तो ये 3 सिक्रीशन होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। लिवर जो है आपका मोस्टली बाइल सिक्रीट करता है, जो डाइजेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में बहुत सारी चीजें सिक्रीट होती है बच्चा, इसे टुगेदर हम इसे इंटेस्टाइनल जूस कह देते हैं, क्योंकि बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं इसमें। सिलेबस में नहीं है आपके, एक्चुअली हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। पैनक्रियास, पैनक्रियास अगेन बहुत सारी चीजें सिक्रीट करता है, उन सबको टुगेदर हम क्या बोल देते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस बोल देते हैं। तो ये तो हो गए हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ एग्जैक्टली डज द डाइजेशन हैपन। डाइजेशन का पहला स्टेप क्या होता है, इंजेशन, यानी कि खाने को बॉडी के अंदर लेना। ये कहाँ पे होगा, ह्यूमन माउथ में होगा। हम खाते कहाँ से, माउथ से खाते हैं, तो इंजेस्ट हो गया मतलब बॉडी में चला गया। अब डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, मुंह से ही स्टार्ट हो गया भाई, माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले टीथ से स्टार्ट हुआ। टीथ ने खाने को काटना शुरू किया, ग्राइंड करना शुरू किया, च्यू करना शुरू किया, खाने का अगड़म तिगड़म किया, खाने को तोड़ मड़ोड़ के छोटे छोटे पीसेस में मुंह में ही चालू हो गया डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन मतलब आप फिजिकली काट रहे हो ना खाने को, तो फिजिकली हो रहा है काम। साथ में हमारा सलाइवा भी लगा पड़ा है खाने पे। सलाइवा कह रहा है मैं भी खाने को तंग करूंगा। सलाइवा एक वाटरी लिक्विड होता है जो आपके माउथ में प्रोड्यूस होता है। जब कुछ टेस्टी सी चीज देखो माउथ वेट हो जाता है, तो वो दैट इज व्हाट, दैट इज सलाइवा, राइट। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नाम की एंजाइम होती है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है बच्चा, ये स्टार्च को तोड़ने लग जाती है। खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी स्टार्च होता है, उसको ये थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट द स्टार्च, उसको थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करनी ये शुरू हो जाती है। तो शुरू हो गया भाई, डाइजेशन ऑफ द स्टार्च हैज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सलिवरी अमाइलेज इन आवर सलाइवा। चलो थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया, फिर फैरिंग्स के थ्रू खाना चला गया इसोफेगस में, है ना। एसोफेगस खाने को कहाँ लेके गई भाई, एसोफेगस खाने को लेके गई आपकी स्टमक में। The walls of the food pipe start contraction and expansion movement. This is known as peristaltic movement. लेकिन ये खाना गया कैसे, यहाँ से लेके मतलब कि पूरा एसोफेगस ट्रैवल करके स्टमक तक ये खाना गया कैसे, अटका नहीं। अभी तो मैम आपने बोला कि बहुत पतली सी पाइप होती है, पतली सी पाइप में ये खाना जा कैसे रहा है, ये जा रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। वही एग्जांपल याद रखो, ट्रेन में जब लोग धक्का मुक्की करके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा ऐसे, जगह नहीं भी होती है फिर भी आगे बढ़ते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द टू एंड फ्रो मूवमेंट। वही टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है आपका खाने में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि एसोफेगस की जो वॉल्स होती है वो उस मूवमेंट के साथ खाने को धीरे 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 कहाँ करती है, नीचे ले आती है। बोलस बोलते हैं। तो पार्शली डाइजेस्टिव फूड, जो माउथ से फूड आया ना, माउथ में देखो, माउथ से बाहर फूड बोला, माउथ में चला गया, थोड़ी सी कटिंग हुई, चूइंग हुई, ग्राइंडिंग हुई, सलाइवा ने काम किया, फिर आपने उसको बोलस बोल दिया, यानी खाने के गोले को बोलस बोल दिया। वो बोलस गया आपका स्टमक में, स्टमक ने अपना कार्यक्रम करना शुरू किया। जब स्टमक ने अपना कार्यक्रम कर लिया तो स्टमक ने उसका नामकरण कर दिया चाइम। तो अलग अलग, वही सेम खाना अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्टमक की बात बताती हूँ। स्टमक की जो वॉल्स होती है ना, मैंने बताया ना, उसमें से 3 चीजें निकलती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन नाम की एंजाइम, और म्यूकस। HCl का बताती हूँ, पेट में एसिड का क्या काम है। पेट में एसिड का काम है सबसे बड़ा कि मीडियम को एसिडिक करे। एक्चुअली हमारी ये जो पेप्सिन नाम की एंजाइम होती है ना बच्चा, ये बड़ी मूडी होती है। इसको काम करने के लिए इसको चाहिए होता है एसिडिक मीडियम। ये कहती है मैं न्यूट्रल मीडियम या बेसिक मीडियम में काम ही नहीं करूंगी, मेरे को एसिडिक मीडियम चाहिए। इस एसिडिक मीडियम को प्रिपेयर करने में HCl का काम आता है। और क्योंकि HCl एक क्या है, एक एसिड है, तो HCl क्या करता है, खाने में अगर थोड़े बहुत बैक्टीरिया रह जाते हैं तो उस बैक्टीरिया को भी ये जो है मार डालता है HCl पेट में ही। आपका खाना थोड़ा सा रिफाइन भी हो गया और खाने को एसिडिक मीडियम भी मिल गया, ताकि पेप्सिन उस पर काम कर सके। तो HCl का फंक्शन तो यहाँ हो गया क्लियर। अब चलते हैं प्रोटीन डाइजेशन। ये जो हमारी पेप्सिन नाम की एंजाइम थी, जो दूसरा सिक्रेशन था गैस्ट्रिक ग्लैंड का, पेप्सिन ने प्रोटीन का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं आपके स्टमक में। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, स्टमक में। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, माउथ में। 2 चीजें याद रखेंगे। अब बात है आपकी म्यूकस। म्यूकस का क्या काम,
म्यूकस का काम होता है पेट को HCl से बचाना। देखो कुछ भी कहो, है तो एसिड, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया, ज्यादा एसिड सिक्रीट हो गया तो पेट तो जल जाएगा। पेट जल जाएगा तो फिर कैसे चलेगी बॉडी? लाइफ प्रोसेसेस हैं, बेसिक प्रोसेसेस है, लाइफ नहीं चलेगी हमारी, राइट। तो हमारे ही पेट की वॉल को, हमारे ही पेट में प्रोड्यूस हो रहे HCl से बचाने के लिए काम आता है आपका म्यूकस। पूरे पेट की लाइनिंग पे एक थिक वॉल जैसा बन जाता है, थिक वॉल की सिक्रीशन मतलब ऐसे सिक्रीट होकर एक गद्दे की तरह बन जाता है, ताकि HCl पेट की सतह को, पेट की वॉल्स को हार्म ना पहुंचा सके और पेट में अल्सर नहीं हो। जब ये म्यूकस की सिक्रीशन में कोई भी ऑल्टरेशन आता है बच्चा, तो हम बोलते हैं कि पेट में अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेट में छाले हो जाते हैं। बेसिकली अल्सर का मतलब छाले हो जाते हैं, जल जाता है वहां से, ठीक है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड देन गोज इनटू द गोज फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसी पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हमने क्या बोला? चाइम। चलो आगे चले, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा ना फैंसी जगह है, पॉपुलर जगह है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। स्मॉल इंटेस्टाइन में सब लोग अपना सिक्रीशन देना चाहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर भी बोलता है मैं भी तुमको सिक्रीशन दूंगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास भी बोलता है यार मैं भी तुमको सिक्रीशन दूंगा। तो 2 ग्लैंड से हमारे आती है स्टमक में सिक्रीशन। पहले लिवर की बात करते हैं। लिवर जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 पार्ट्स थे ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, ड्यूडेनम में आती है सिक्रीशन। ड्यूडेनम वाले पार्ट में लिवर जो है सिक्रीट करता है बाइल नाम का एक सिक्रीशन। बाइल, बाइल का कलर ना पस की तरह होता है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन, थोड़ा थोड़ा येलो कलर का एक लिक्विड होता है जो लिवर प्रोड्यूस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले गॉल ब्लैडर में थोड़ी देर ये रुकता है, रिसेप्शन करता है अपना गॉल ब्लैडर में, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट एनीवे वो हटाओ। बाइल जो है, बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। आप भूल गए ना, हमारे पेट में HCl था, तो HCl ने मीडियम को क्या कर दिया था? खाने के मीडियम को एसिडिक बना दिया था। अभी एसिडिक मीडियम हर एंजाइम को चाहिए हो, पेप्सिन को तो चाहिए, लेकिन हर एंजाइम को चाहिए ऐसा जरूरी नहीं। कई एंजाइम्स होती हैं जिन्हें बेसिक मीडियम चाहिए। बेसिक मतलब जिसका पीएच स्केल पे थोड़ा सा लेवल ऊपर हो, है ना, न्यूट्रल लेवल से ऊपर। तो बाइल जो है खाने के मीडियम को फिर से क्या कर देता है? एल्कलाइन कर देता है, बेसिक कर देता है, फिर से नहीं मतलब एसिडिक से बेसिक कर देता है। और तो और बाइल्स में कुछ ऐसे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो फैट्स को ब्रेक करना शुरू हो गए। तो फैट्स का ब्रेक देखो कहां से होना शुरू, फैट सबसे पहले ब्रेक अप स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है ना, किसकी वजह से? बाइल की वजह से एमल्सिफिकेशन होना शुरू हो गया। तो कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में चेंज होना, ग्लाइसरॉल में या फैटी एसिड में चेंज होना स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हो जाएंगे। तो बाइल के फंक्शन में हमने क्या लिख दिया? बाइल का सबसे बड़ा फंक्शन हो गया कि खाने के मीडियम को एसिडिक से अल्कलाइन बनाना, ताकि पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स आ रही हैं वो खाने पे एक्ट अपॉन कर सके। पैनक्रियाज वाली एंजाइम भी काफ़ी वो है आपकी मूडी है, उनको बेसिक मीडियम चाहिए। और बाइल का फंक्शन हो गया कि फैट्स को छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। ये हो गए 2 फंक्शन। अब आती है बात आपके पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज भी क्या है? ग्लैंड है एक, राइट। पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट अपॉन करता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैम क्या बातें कर रही हैं, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैंने पढ़ाया हुआ है इसी चैनल पे, उसका देख लेना एक्सप्लेनेशन, समझ आएगा कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या बोल रही हूँ मैं। चलो चलते हैं। लार्ज ग्लैंड है, काफी बड़ा सा ग्लैंड है जो स्टमक के पैरेलल लाई करता है, स्टमक के नीचे पैरेलली लाई करता है। तो मतलब जे शेप्ड ये स्टमक हो गया आपका, यहाँ पे आपका पैनक्रियाज लाई करता है। पैनक्रियाज की जो सिक्रीशन होती है वो पैनक्रियाटिक जूसेस कहलाते हैं। 3 तरीके की एंजाइम्स देता है आपका पैनक्रियाज। एक देता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, एक देता है आपका ट्रिप्सिन, और एक देता है आपका लाइपेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये सारी सिक्रीशन जा कहाँ नहीं बचा, जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, है ना, फर्स्ट पार्ट में। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है उसने स्टार्च को ब्रेक कर दिया। अच्छा देखो, अमाइलेज जैसे एक और एंजाइम आपने पहले भी पढ़ी थी, स्टार्च वाली पढ़ी थी ना आपने, सेलिवरी अमाइलेज, कुछ उसी तरीके की दिख रही है ना, उसी फैमिली की एंजाइम है, ये आपको स्टार्च को ब्रेक करती है। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि एंजाइम्स के नाम भी उसी बेसिस पे रखे जाते हैं कि उनका क्या फंक्शन है। एनीवे, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देती है। पैनक्रियाटिक जूसेस में एक और होती है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन्स पे एक्ट अपॉन करती है। प्लीज इसको लिख लिख के याद करना, आपको याद हो जाएगा। फिर एक लाइपेज नाम की भी एंजाइम्स होती है जो अगेन इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स का मतलब मोटे फैट्स, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फैट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है। तो पैनक्रियाटिक जूसेस रहे तो सब पे फोकस किया है, स्टार्च पे भी किया है, प्रोटीन पे भी किया है, फैट पे भी किया है। वेल डन, ऑल हेल फॉर पैनक्रियाटिक जूसेस। The walls of the small intestine contains gland which secretes intestinal juice. ऐसा थोड़ी है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खाली है, वेला है, उसको सिर्फ पैनक्रियाज के जूसेस का वेट है या उसको सिर्फ बाइल का वेट है। नहीं नहीं, वो अपने काम भी करता है, अपने भी उसके जूसेस है खुद के, है ना। तो
स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बच्चा, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स होते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करते हैं, जिसमें भी बहुत सारी एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो एंजाइम्स भी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन पे एक्ट अपॉन करते हैं, फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल में, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कर दिया अगेन सिंपलर मॉलिक्यूल्स, फैट्स को आपने फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल में कर दिया। तो ये सारी जो है आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स से हम कहाँ जा रहे हैं, सिंपल जा रहे हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल जा रहे हैं। यही तो पूरा डाइजेशन का मतलब है। ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन मेन जो हमारा मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगा, उसकी मैं बात बताती हूँ। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का बता देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, मैंने बताया ऐसे 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 पतली पतली पाइप होती है, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सरफेस एरिया भी बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो ज़्यादा सरफेस से एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, हर जगह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और इनके पास नसें भी हैं, कैपिलरीज भी इनसे कनेक्टेड हैं, तो वो खाना जितना भी एब्जॉर्ब हो रहा है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी हो रहा है। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स व्हिच कंटेन व्हिच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज। अब आपकी मर्जी है भाई, हमारी बॉडी की मर्जी है हमने वो एनर्जी कहाँ लगानी है। हम कहीं चोट लग गई है, वियर टियर हो गया है, वहाँ पे लगानी है वो एनर्जी, कि नए सेल्स बनाने हैं वहाँ पे लगानी है एनर्जी। जो भी हमें काम करना है हम कर लेंगे, हम देख लेंगे अपना। विलाई ने हमारा फंक्शन थोड़ा इजी कर दिया, एब्जॉर्प्शन करके पूरी बॉडी में हमारा जो है न्यूट्रिएंट्स को फैला दिया। एसिमिलेशन, द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है खाने में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी को ऑब्टेन करना। पढ़ा ना अमीबा वाले टॉपिक में। ये जो एसिमिलेशन है ये हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑल अक्रॉस द बॉडी होता है, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में एसिमिलेशन होता है, जहां जहां जितनी जरूरत होती है उस अकॉर्डिंग होता है। द एनर्जी इज देन रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेशन फूड इन द सेल्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ये आप जब रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स आए उसको एग्जैक्टली किस तरीके से ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन के साथ हमने उसमें से एनर्जी ऑब्टेन की। लेकिन अभी के लिए आप बस न समझ लो कि एसिमिलेशन ऑल अक्रॉस द ह्यूमन बॉडी देखने को मिलता है। अब आती है लास्ट पार्ट। भाई सारा खाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो ऐसे थोड़ी होता है, कुछ खाना गंदा भी था, कुछ डाइजेस्टेड फूड था, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड था। अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब जो हमारे किसी पल्ले का नहीं था, किसी काम का नहीं था, अनएब्जॉर्ब्ड था, हमें पसंद ही नहीं आया, हमने एब्जॉर्ब ही नहीं किया। वो अनअब्जॉर्ब्ड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स है, तो कौन से पार्ट में जाएगा, सबसे पहले केकम वाले पार्ट में जाएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। वहां पे जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल ड्यू टू विच अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स ऑलमोस्ट सॉलिड। अभी तक जो लार्ज इंटेस्टाइन में खाना गया था वो सेमी सॉलिड तरीके का था, थोड़ा सा उसमें पानी था। लार्ज इंटेस्टाइन कहता है मैं ये पानी भी नहीं छोड़ूंगा, खाने में से मैं जो जो निचोड़ सकता हूँ अच्छी चीज़ है मैं निचोड़ लूंगा, मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा, अपनी बॉडी को दे दूंगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन खाने में से और ही खूब सारा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जब खाना जाता है आपका आगे की तरफ एलिमेंट्री कनाल में, तो फिर वहां पे खाना सॉलिड फॉर्म में जाता है। ठीक है, एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा इज मोस्टली इन सॉलिड फॉर्म, राइट? एंड इफ इट इज नॉट इन सॉलिड फॉर्म you definitely have loose motions. Anyway, the final exit आना था यहाँ पे, the final exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. तो large intestine से खाना जाएगा रेक्टम, थोड़ी देर स्टोर होगा वहां पे टेम्परेरी बेसिस पे, फिर जाएगा आपका एनस जहाँ पे आपकी स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर का मतलब राउंड मसल्स, और वहां से खाना हो जाएगा बॉडी से बाहर। कौन सा खाना है ये? अच्छा खाना नहीं है ये, अनअब्जॉर्ब्ड खाना है, ये अनडाइजेस्टेड खाना है सॉलिड फॉर्म में। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। हमने डाइजेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा, अमीबा पढ़ा, ह्यूमन बीइंग्स पढ़ा, एंड आपका होमवर्क है बच्चा कि आपको फंक्शन पढ़ना है टंग का और अपेंडिक्स का। मैं अगले सेशन में ये होमवर्क के आंसर आपको दिखा दूंगी, और जो टॉप 3 बच्चे होंगे जो सबसे पहले इसका आंसर देंगे उनके नाम भी मैं शो कर दूंगी। ये मैं यूजुअली करती नहीं हूँ उस चैनल पे ये, पर मैंने सोचा कि बायो के लिए थोड़ा बहुत होमवर्क दे देना चाहिए। और एक और छोटा सा होमवर्क है, डाइजेस्टिव सिस्टम बुक खोल के ही बनाना, बुक खोल के बना लो, गूगल पे फोटो देख के बना लो, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का ना एक बार बच्चा डायग्राम बना के प्लीज देख लेना। और वो जो लीफ वाला था ना, क्रॉस सेक्शनल लीफ वाला, वो डायग्राम भी आप बना के देख लेना। ये 2 होमवर्क हैं छोटे से, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई लव यू वेरी मच, कीप सेफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।